दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। कल शो नहीं था, इसलिए आज त्योहार की बधाई दे रहा हूं आपको। वैसे आगे भी त्योहार है, ठंड भी बढ़ेगी, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पूरा देश जब दिवाली मना रहा था, तब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पहाड़ों के बीच एक सुरंग बन रही थी, उसका एक हिस्सा अचानक धंस गया। अंदर 40 मजदूर फंस गए। त्योहार के मौके पर 40 परिवारों के लिए बुरी खबर आई। मजदूर किस हाल में है, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये आगे दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कॉलिंग कार्ड में सुरंग हादसे का पूरा सच बताएंगे आपको। दिल्ली और मुंबई समेत पूरे देश में प्रदूषण बढ़ गया। पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की थी वो धज्जियां उड़ा दी, खासकर पटाखों को लेकर। पटाखा बाजार भी सजे, लोगों ने जमकर पटाखे खरीदे भी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आधी रात तक पटाखे चलाते भी रहे, जबकि रात के 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक थी। सरकारों को रोकते रोकते हम क्यों बेलगाम हो गए? सिग्नेचर स्टोरी में आज इसकी पड़ताल करेंगे। दिल्ली लाहौर नेशनल हाईवे पर पंजाब के खन्ना में 100 गाड़ियां हादसों का शिकार हो गई। एक की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। ये तो ठंड और कोहरे की अभी शुरुआत हुई है। इन हादसों से हाईवे पर कैसे बचना है आपको? वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना है ताकि सर्दियों में एक्सीडेंट का शिकार होने से बच जाएं आप? फैक्ट फाइंडिंग इसी पर होगी। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर रिलीज हुई। आप में से भी बहुत सारे देख आए होंगे। एडवांस बुकिंग थी, इसलिए पहले दिन बम्पर कमाई हुई है। मगर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक थिएटर के अंदर स्क्रीन के सामने लोगों ने आतिशबाजी कर दी। सैकड़ों जानें खतरे में पड़ गई। क्या यह उपहार कांड 2 का ट्रेलर था? पुलिस ने क्या किया? अगर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर किसी भी बड़ी फिल्म के रिलीज होने पर कई सिनेमा घरों में यही सब होने लगेगा। आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में यही मुद्दा उठाना है। पब्लिक इंटरेस्ट में खबरें सीधे आपके सरोकार की हैं। पहले रैपिड राउंड देख लीजिए, फिर इन सब खबरों पर विस्तार से आएंगे। एमपी के बड़वानी से पीएम नरेंद्र मोदी और विदिशा, चंदेरी और गुना से गृह मंत्री अमित शाह। एमपी बचाने की जद में बीजेपी के दोनों दिग्गज मैदान में हैं। आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। ये डबल इंजन की जो सरकार है, 6,000 रुपया को अब साल का 12,000 रुपया करने वाली है। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पब्लिक रैलियों का दौर जारी रखा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एमपी में मोर्चा संभाला और भोपाल में बड़ी रैली की। मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? एमपी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है और रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ में एक चरण के मतदान हो चुके हैं। पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हुंकार भरी और कांग्रेस पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। पीएम मोदी के इस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया। मैं चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले, वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। छत्तीसगढ़ समेत तमाम चुनावी राज्यों में आरोप प्रत्यारोपों का ये सिलसिला जारी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अगले चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। आम नागरिक तो परेशान है ही, लेकिन यूपी में अपराधियों ने पुलिस तक को नहीं छोड़ा। एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, दूसरी तरफ लखनऊ में पीएसी की 4th बटालियन में नियुक्त इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है।
दक्षिण 24 परगना की घटना के बाद एक बार फिर बंगाल में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े टीएमसी लीडर की हत्या और फिर लोगों का आक्रोश। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। टीएमसी नेता सैफुद्दीन घर से मस्जिद के लिए निकले थे, तभी कुछ हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। मौके पर उनकी मौत हो गई। भाग रहे हमलावर भीड़ के हाथ लग गए और भीड़ ने एक हमलावर को पीट कर ही मौके पर मार डाला। पुलिस ने एक हमलावर को भीड़ से बचा लिया, जिससे पूछताछ जारी है। मामले में टीएमसी ने सीपीएम और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद इलाके में सीपीएम कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी भी की गई। सायरन की आवाजें और चारों तरफ अफरा तफरी। हैदराबाद के केमिकल के गोदाम में आग लगी। धीरे धीरे ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। भयानक हादसे ने 9 लोगों की जान ली। बिल्डिंग में फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया और अब आग पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन आग लगी कैसे, इसका पता फिलहाल किसी को नहीं। तेलंगाना चुनाव भी होने हैं। घटना स्थल पर नेताओं का भी जमावड़ा लग गया। एआईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां भी बाज नहीं आए और घटना स्थल पर आपस में ही भिड़ गए। देश भर के तमाम कोनों से दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार से आई एक तस्वीर देखिए। हाजीपुर का तेजस्वी चौक है। घोड़े पर सवार होकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समर्थन में आरती गाई जा रही है। बीच सड़क पर आरजेडी के समर्थकों की ये दिवाली खूब वायरल है। बीच सड़क पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के साथ पूजा की गई और जल्द तेजस्वी के बिहार सीएम बनने की कामना की गई। हाल ही में हाजीपुर में भगवानपुर चौक का नाम बदलकर तेजस्वी चौक किया गया था। दिवाली पर हादसों की तस्वीरों ने भी परेशान कर रखा है। नोएडा का सेक्टर 119, कुछ लोग सड़क पर आतिशबाजी कर रहे हैं। तभी तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदना शुरू कर दिया। कार सवार एक टक्कर पर नहीं रुका। ऐसे ही 3 लोगों को टक्कर मारी गई, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब ग्रेटर नोएडा चलते हैं। यहाँ से भी हिट एंड रन की डरावनी तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामले में एसयूवी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद की सड़कों पर भी रफ्तार का खेल हो रहा है। सबूत ये तस्वीरें हैं। घटना सिंधु भवन रोड की है, जहां आधी रात कारों के बीच रेस लगाई जा रही थी। अचानक एक मर्सिडीज कार ने सड़क पर जा रही एक कार को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मर्सिडीज कार का टायर ही गायब हो गया और कार कई मीटर तक बिना टायर के घसीटती रही। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोशल मीडिया पर रेसिंग के वीडियो पोस्ट करता रहा है। ब्रिटेन में एक ही दिन में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। पहला ये कि ब्रिटेन कैबिनेट से भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री पद से हटा दिया। वजह रही पुलिस पर दिया उनका विवादित बयान। और अब तमाम कयासों के बाद पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरन को विदेश मंत्री बनाया। राजनीति में वापसी करते हुए डेविड कैमरन अब जेम्स क्लेवरली की जगह लेंगे। कैमरन साल 2010 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं। ब्रेक्जिट पोल हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब सुनक ने कैमरन पर फिर एक बार भरोसा जताया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका बना हुआ है। ओपन डोर्स रिपोर्ट यानी ओडीआर की रिपोर्ट में ये सामने आया। साल 2022 और 23 में अमेरिका जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या 35% तक बढ़कर 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो हायर स्टडीज के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2009-10 के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका भेजने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। त्योहार पर जरा सी चूक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। 24 घंटे में कई जगह आग लगी, कहीं पटाखे का गोदाम जला तो कहीं पर लकड़ी का कारखाना। लेकिन उत्तराखंड में ना आग लगी ना ही पहाड़ दरका। फिर भी उत्तरकाशी जिले में एक बड़ी टनल का बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुरंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इसकी वजह से 40 मजदूर टनल के पीछे वाले हिस्से में फंस गए। 2 दिन हो गए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक हैं, सब ठीक हो भी जाएगा, देर सवेर सबको बचा लेंगे, निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस खबर ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई परिवारों का फेस्टिवल फीका कर दिया।
हाथों में बेटे के आधार कार्ड की कॉपी और आंखों में हजार सवाल। बिहार के भोजपुर के पेऊर गांव में रहने वाले मिसबाह अहमद बेटे सबाह के लिए फिक्रमंद हैं। वो किस हाल में होगा, खाना पीना मिल रहा होगा या नहीं, ये सोचकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बेटा यहां से 1300 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में सुरंग हादसे का शिकार हो गया, अंदर फंसा रह गया। वही सुरंग जिसका एक हिस्सा दिवाली की सुबह धंस गया था। हम लोग खाना पानी कुछ नहीं खाए हैं, दूर से एकदम परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान हैं हम लोग। कितनी तनख्वाह मिलती थी बेटे को? बेटे को 30,000 रुपया मिलता था। आप लोग के जीवन का वही सहारा आपको? हाँ, बिल्कुल। लड़का है मेरा, बहू है, 2 पोता है, 1 पोती है। कि जितना जल्दी रहे तो मेरा लड़का सुरक्षित निकल जाए, और हमको क्या चाहिए। परिवार की चिंता जायज है, क्योंकि सबाह अहमद इकलौता कमाने वाला है। 14 साल से काम कर रहा था। 2-3 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तरकाशी पहुंचा। रोज शाम घर वालों से बात होती थी, लेकिन दिवाली पर फोन नहीं लगा तो फिक्र हुई। बाद में पिता के पास सुरंग वाली साइट से ही फोन आ गया। वहाँ एक लड़का रहता है राहुल, जो हमारे लड़के के साथ अंदर में टनल में ड्यूटी कर रहा था। वो भी ड्यूटी पीरियड में था, मगर बाहर निकला हुआ था वो। उसी से हम लोग किस्मत अच्छी थी, वो बाहर निकला उस समय घटना हो गई। जी। सबाह अहमद की तरह यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश कुमार भी सुरंग में फंसे हुए हैं। 3 दिन पहले घर पर बात हुई थी, फिर कनेक्शन नहीं जुड़ा। अब भी कुछ ही घर वालों को हादसे के बारे में पता है। अखिलेश की पत्नी गर्भवती है, इसलिए कोई उन्हें बताना नहीं चाहता, टेंशन की वजह से। हाँ, वक्त वक्त पर प्रशासन से बात जरूर हो रही है। ताजा स्थिति क्या है सर? अपडेट है, लगभग 20 मीटर मलबा हटा दिया गया है। जी। बाकी आगे काम चल रहा है, लगातार मलबा हटा है। ऑक्सीजन वगैरह तो हम लोग टीवी देख रहे हैं, जा रहा है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था है या कोई दूरभाष के अंदर ऐसा नहीं है जो हम लोग डायरेक्ट बात कर सके अपने अभिभावक से। कानूनी दर्द और दुख की कोई जुबान नहीं होती। तकलीफ में तो ओडिशा के मयूरभंज का नायक परिवार भी है। बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा विश्वेश्वर सुरंग से कब निकलेगा, यही चिंता सताए जा रही है। ओडिशा के ही ऐसे 5 परिवार हैं। यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के भी कई लोग सुरंग में फंसे हुए हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है, मगर ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि हादसा हुआ कैसे। दरअसल उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड बन रहा है 4 धाम यात्रा के लिए। इसी प्रोजेक्ट में ब्रह्माखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्क क्यारा और डडल गांव के बीच सुरंग बन रही है। दिवाली के दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। अचानक लेंटर खुल गया। 50 मीटर का ये वो सेक्शन था जहां प्लास्टर नहीं हुआ था। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर बुलाई जा रही हैं। उनकी मदद से लगातार कोशिश ये की जाएगी कि जो ये पूरी की पूरी टनल है, इसके आसपास का कुछ ऐसा एरिया देखा जाए जहाँ पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। करीबन 250 से के आसपास मीटर के आसपास का जो फासला है वो बताया जा रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ से, जहाँ पर ये तमाम मजदूर फंसे हुए हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके आसपास के जगह पर कहीं ना कहीं टनल पर दोबारा कहीं और छेद करना पड़े या कुछ ऐसी जगह बनानी पड़े जिससे उनको निकाला जा सके, उस विकल्प पर भी काम चल रहा है। गनीमत रही कि मजदूर इसकी चपेट में नहीं आए। मलबे वाली जगह से फौरन दूर हो गए। कुछ तो बाहर निकल गए, मगर 3 दर्जन से ज्यादा अभी भी अंदर ही फंसे हुए हैं। 250 मीटर की दूरी कब खत्म होगी? हादसे के बाद तमाम एजेंसियां एक्टिव हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देहरादून से टेक्निकल टीम्स भी वहां पहुंच गई हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी साइट पर जाकर राहत कार्यों का और बचाव कार्यों को देखकर आए हैं। सीएम को क्या बताया गया मौके पर? सीएम को बताया गया यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। टनल के स्टार्टिंग पॉइंट की छत को 200 मीटर तक प्लास्टर कर दिया गया था।
इसके आगे वाले सेक्शन में प्लास्टर का काम चल रहा था, ऊपर से पक्का करने का। हादसे के वक्त नाइट शिफ्ट वाले मजदूर बाहर निकल रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले अंदर जा रहे थे। अफसरों का कहना है कि बिना प्लास्टर वाली जगह पर ऊपर से प्रेशर पड़ा और वो हिस्सा धंस गया। अब सवाल है कि 2 दिन से मजदूर फंसे हैं, उनसे कांटेक्ट कैसे हो रहा है? सुरंग में काम करने वाली टीम के पास वॉकी टॉकी सेट होता है। शुरुआत में इसी के जरिए संपर्क हो रहा था, वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा था, तो तब पता चला कि सब कुछ सुरक्षित है, मलबे की चपेट में कोई नहीं आया था, बस बीच में ब्लॉक होने के कारण पीछे फंस गए हैं। लेकिन धीरे धीरे वॉकी टॉकी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसके बाद पानी वाले पाइप के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी हो रही है। 40 मजदूरों के खाने का इंतजाम भी इसी पाइप के जरिए किया गया है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत मौके पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट भेज भी रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि कैसे इस पाइप के जरिए 40 लोगों को खान पान की व्यवस्था की जा रही है। ये पाइप उनके लिए लाइफलाइन बन गई है। आप सामने जो पाइप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप हैं, ये जो पाइप हैं वो सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए लगाए जाते हैं। अक्सर जब इस तरह की टनल बनती है तो उस टनल के आखिरी छोर तक जब आपको पानी भेजना होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करना है तो उस काम तक पानी की सप्लाई पहुँचानी है, तो इस तरीके की पाइप जो है वो शुरुआती दौर में लगा दिए जाते हैं। अब इसी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन के तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मशीनें लगाई गई हैं, इसी के जरिए इसे कनेक्ट कर इसमें ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। और इसी पाइपलाइन के जरिए जो सूखा राशन, जिसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने हो गए, वो इसी के जरिए, इसी पाइपलाइन के जरिए यहां से वहां उन मजदूरों तक भेजे जा रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन भी इसी से मिल रही है, खाना भी इसी से मिल रहा है। उन मजदूरों से बातचीत करने का सहारा भी सिर्फ और सिर्फ यही पाइपलाइन है। इसी के जरिए उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं वो बातचीत कर पा रहे हैं, जो बचाव दल है वो बातचीत कर पा रहा है, ऑपरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप ये लोग कर रहे हैं? जो हम लोग का पाइपलाइन है, इस हम लोग अंतिम हम लोग का टनल जहाँ तक बनेगा इसको हम लेके गए हैं। इसी टनल को उधर से टर्न, इस पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं और एक पाइपलाइन से पानी देते हैं। पानी निकालने और भेजने का काम दोनों काम करता है। चने भेज रहे हैं, मूढ़ी भेज रहे हैं, मूंगफली भेज रहे हैं, काजू, अपना ड्राई फ्रूट जो भी मतलब है, इसे सारा कुछ जा रहा है, इसी से जा रहा है। ऑक्सीजन भी इसी से जा रहा है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि वो जो बात नहीं हो पा रही थी, इसी पाइपलाइन के जरिए, पाइपलाइन के द्वारा बात भी हो रहा है। सबको संदेश मिला, उसमें हमारे 41 आदमी हैं, उसी में सबको इससे बात हुआ, सबको हमारा सेफ आदमी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो परिजन आते हैं वो भी इसी के जरिए इसी के जरिए सब कोई बात कर रहा है। इसी पाइपलाइन के जरिए सारा परिजन अपने जो अपना मजदूर भाई फंसे हैं, उनका घर के जितना आदमी भी आ रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। अभी सभी लोग जो अंदर हैं, समीर भाई सभी सुरक्षित हैं और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मलबा हटाने का काम, रास्ता बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी एक्सपर्ट एजेंसियां लगी हुई हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकाला जाए। एक पाइपलाइन लाइफलाइन बन गई है, उसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। उत्तरकाशी का पूरा इलाका लैंडस्लाइड जोन में आता है, यानी वो जगह जहां पर हमेशा पहाड़ दरकने का डर रहता है। और जब इतने बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, लगातार ड्रिलिंग होती है वहां पर, तो इसके चलते जमीनी वाइब्रेशन पैदा होना लाजमी है। शुरुआती जांच में इसी कंपन को टनल हादसे का कारण माना गया है। हालांकि इस सिस्टम को और सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए 900 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। इसी परियोजना में 2 बड़ी सुरंगें और 25 पुल बनाने का काम शामिल है। हालांकि हमारे देश में सुरंग हादसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1.5 महीना पहले ही हिमाचल के बिलासपुर में टनल में काम करने वाले मजदूरों पर पत्थर गिर पड़े थे। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और एक घायल भी हो गया था। मई 2022 में जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का एक हिस्सा धंस गया था। रामबन जिले में हुए इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2015 में भी बिलासपुर में सुरंग का एक हिस्सा टूट गया था और 3 मजदूर उसमें फंस गए थे। बाद में जिंदा निकाल भी लिए गए थे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन चला था। मनाली को कनेक्ट करने वाला 4 लेन हाईवे है, वहां हुआ था ये। अगस्त 2004 में टिहरी बांध की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके कारण 29 लोगों की मौत हो गई थी। इंसान हादसों से सीखता है, हमारा सिस्टम भी सीख रहा है, लेकिन इससे बचना कैसे है,
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ह्यूम पाइप्स है 9 मीटर के बड़े स्टील के वो मंगाए हैं हरिद्वार से रुड़की से, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो वो पाइप को डाल के वहाँ पर हम उस पर आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं, कच्ची मिट्टी गिर रही है, वो उससे बचत हो जाएगी। और जैसे ही वो पाइप हम मजदूरों के पास तक पहुँचेंगे, सबसे पहले उसमें NDRF के आदमी जाएंगे, हमारे रेस्क्यूअर्स, वो जाके पब्लिक को सांत्वना देंगे। जो बहुत बीमार हैं, जो बहुत घबराए हुए लोग हैं, उनको वो खुद निकाल के लाएंगे। हमारे रिपोर्टर ने NDRF के अफसरों से भी बात की, उत्तराखंड की अथॉरिटी से भी पूछा आखिर सभी मजदूरों को कब तक बाहर निकाल लेंगे। उनका कहना यही था कि आज रात तो ये मुश्किल है, कल पूरे दिन का ऑपरेशन चलेगा, हो सकता है बुधवार तक मजदूरों को बचा लिया जाए। हमारा कहना यह है कि इस बार बचा लेंगे, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। हाईवे अच्छे हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ये अच्छा काम है, होना भी चाहिए, सुविधा होती है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत मिले। लेकिन ध्यान ये भी देना चाहिए कि कहीं हम विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को कमजोर तो नहीं कर रहे। आखिर विकास तो देशों में भी होता है, वहां भी अच्छी सड़कें बनती हैं, मगर फर्क पॉलिसी का है। वहां पर्यावरण से खिलवाड़ की इजाजत किसी भी हाल में नहीं दी जाती। हम भी यही चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलिए, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो पहाड़ों पर जाकर बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाकर हम क्या करेंगे। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ वो दुखदाई है, लेकिन महाराष्ट्र के मालेगांव में जो हादसा होते होते बचा, उसकी तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। दिल्ली के उपहार कांड की याद दिला देती हैं वो तस्वीरें। 26 साल पहले दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, 59 लोगों की जान चली गई थी। वहां मालेगांव में भी ऐसा ही हो सकता था। सिनेमा हॉल के अंदर आपने कभी आतिशबाजी होते देखी है कि सिनेमा में फिल्म चल रही है और पटाखे फूटने लगे? कल यही हुआ। टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के टाइम और हॉल दर्शकों से भरा हुआ था, बावजूद उसके वहां पटाखे धाएं धाएं चलने लगे। ऊपर से तुर्रा ये कि मालिक कहता है ऐसा हमने पहली बार नहीं किया, शाहरुख सलमान की फिल्मों में पहले भी करते रहे हैं। तो सवाल पुलिस और सरकार पर उठना लाजमी है ना। आखिर दर्शकों की जान को सांसद में डालने का परमिट इन साहब को किसने और क्यों दे रखा है? फटते पटाखे, भड़कते शोले, उड़ती चिंगारियां, बारूदी धुआं, धमाकों के बीच उठती लोगों की आवाजें। ये किसी पार्क, चौराहे, सड़क या घर की छत नहीं है, ये सिनेमा हॉल के अंदर की तस्वीरें हैं। पर्दे पर फिल्म चल रही है, सामने सीट पर खड़ी भीड़ पटाखे फोड़ रही है। सीट पर ही रॉकेट दाग दिए गए, बम और अनार में भी वहीं आग लगा दी गई। खुराफातियों को ना खुद की फिक्र है, ना सिनेमा हॉल में मौजूद दूसरे लोगों की परवाह। कानून के डर का सवाल ही नहीं। नियम कायदे सब कुछ बंद हॉल में जलते रहे। मल्टीप्लेक्स का स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, तमाशबीन बने सब कुछ देखते रहे। दिवाली के दिन जहां रॉकेट, बम और पटाखे जलाए गए, वो मोहन सिनेमा हॉल महाराष्ट्र के मालेगांव का है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का फर्स्ट डे था। नाइट शो चल रहा था, तभी आगे बैठे कुछ लड़कों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। अचानक चिंगारियां, रोशनियां और धुआं निकलता देखा तो सिनेमा हॉल में मौजूद बाकी लोगों की जान पर बन आई। अब सवाल उठ रहा है कि मालेगांव के सिनेमा हॉल में किसकी मर्जी से आतिशबाजी हुई? पटाखे साथ लेके आए दर्शक सिनेमा हॉल के अंदर कैसे पहुंच गए? जब पटाखे जल रहे थे तब सिनेमा हॉल के सुरक्षा गार्ड कहां थे? क्या ये दिल्ली के उपहार कांड जैसी घटना को दावत नहीं थी? सवाल सिर्फ सनकी दर्शकों पर नहीं, सिनेमा मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं, लेकिन थिएटर मालिक खुद को इस घटना से बेफिक्र बता रहे हैं। लेकिन हमने नोटिस किया कि सिर्फ शाहरुख खान की और सलमान खान की पिक्चर में ही ऐसा होता है
बाकी सालों साल निकल जाता है, हमको एक शो में 1 घंटा नहीं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट की भी तकलीफ नहीं होती है। मतलब इस थिएटर में आतिशबाजी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी दर्शकों के बीच ही पटाखे फोड़े गए, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स की फिल्मों में। यानी इन जनाब ने सलमान शाहरुख की फिल्मों के नाम पर लोगों के प्राण संकट में डालने का लाइसेंस दे दिया। जिस वक्त सिनेमा हॉल में बारूदी खेल चल रहा था, उस वक्त पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली। कोई फिल्म देखने को जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर वहाँ पे बेकायदेशीर काम करना ये एकदम गलत बात है। उसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अपने फैंस की सनक और हुड़दुंग पर सलमान खान की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे सुनने में आ रहा है कि टाइगर 3 देखने के दौरान थिएटर में लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक है। आप लोग इस फिल्म को एंजॉय करिए, किसी को बिना किसी खतरे में डालकर सुरक्षित रहिए। मालेगांव के सिनेमा हॉल में जो हुआ, उसने थिएटर और दर्शकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आग से खेलने की इजाजत देकर 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है। कमाल का तमाशा बना रखा है इन्होंने। हमने तो कभी जिंदगी में इस तरह से सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे चलते नहीं देखे, और ये इतने कूल अंदाज में बता रहे हैं कि ऐसा होता है। मुकदमा दर्ज करके अंदर करना चाहिए इनको, ताकि जिंदगी में दोबारा ऐसा ना करें और इतने लोगों की जान को खतरे में न डाले। खैर, हमें लगा कि यहाँ पर अपने रिपोर्टर को भेजना बनता है। हमने ABP न्यूज़ के रिपोर्टर को सिनेमा हॉल भेजा। वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ क्या देखा? हॉल के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है। ये नोटिस उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें बताया गया था सिनेमा हॉल में पटाखे फोड़ना गैर कानूनी है। अच्छा, ऐसा करने पर IPC की धारा 436 के तहत एक्शन लिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब अगर कोई व्यक्ति पटाखा फोड़ता है तो तत्काल सिनेमा हॉल बंद करवाकर खाली करवा लिया जाएगा। अरे भाई साहब, ये सब तो अब तक हो जाना चाहिए था, सील हो जाना चाहिए था सिनेमा हॉल, क्योंकि सिनेमा हॉल मालिक खुद कह रहा है कि पहले भी ये सब करता रहता है वो। आप किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं? टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के वक्त सिनेमा हॉल के अंदर का माहौल क्या था, वो जरा दोबारा से गौर कीजिएगा, खुद देखिए जरा। कोई फर्क नहीं था दिवाली पर आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे फूट रहे पटाखों और सिनेमा हॉल के अंदर हो रही आतिशबाजी से। ये तस्वीरों पर गौर कीजिए आप। मुझे लगता है कि आप सब ये देख रहे होंगे कि ऐसी तो शायद आप में से बहुत सारों के मोहल्लों में दिवाली नहीं हुई होगी, जैसी सिनेमा हॉल के अंदर मचाई जा रही है। धड़ल्ले से पटाखे फट रहे हैं और सामने पर्दे पर फिल्म चल रही है। ना तो पटाखा फोड़ने वालों को रोका गया, ना फिल्म रोकी गई। एक बार फिर सुन लीजिए आप और देखिए इन तस्वीरों को। हम सुनाते हैं आपको, ये दिखा रहे हैं और हम दंग हैं कि हमें इस तरह की तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। और जब ये सब हो रहा था तब वहां पुलिस थी या नहीं थी, इस पर भी बड़ा सवाल है। अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और अगर थी तो क्या कर रही थी? एक और बड़ा सवाल कि जिस सिनेमा हॉल में पटाखे, बम, रॉकेट आसानी से जा सकते हैं, तो क्या वहां कल कोई दूसरी विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाई जा सकती? इसके लिए क्या कोई नियम कायदा नहीं होता है? क्या नियम कायदे हैं? प्रशासन को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और IPC की धारा 285, 286, 336 इन सब धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। 285 में सजा 6 महीने की है, जिसमें अगर आप किसी भी जो आग लगने वाला सब्सटेंस होता है उससे लापरवाही करते हैं तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। और 286 में अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, आप उसमें कुछ लापरवाही करते हैं तो भी आपको 6 महीने की सजा दी जा सकती है। सिनेमा हॉल को सील करके अरेस्ट करना चाहिए सबको। मेरे हिसाब से तो ये कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखकर हमें याद आ गई 1997 की। 1997 में बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। उस वक्त भी ऐसे ही हॉल भरा हुआ था जब दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके के उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई थी। हुआ क्या था तब? 13 जून 1997 को सुबह 6:55 पर उपहार सिनेमा हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई अचानक। एक इलेक्ट्रिशियन ने तुरंत इसकी मरम्मत की और थिएटर खुल गया।
चूंकि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत ठीक से नहीं हुई थी, लिहाजा कुछ देर बाद फिर से ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते आग कार पार्किंग तक जा पहुंची और फिर सिनेमा हॉल तक आग की लपटें पहुंच गई। उस वक्त बॉर्डर फिल्म चल रही थी वहां पर। सिनेमा हॉल में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ थी, भगदड़ मच गई। सिनेमा हॉल के अंदर दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई, जबकि 103 लोग जख्मी हो गए थे। मालेगांव के थिएटर की ये तस्वीरें बेहद गंभीर मामला है। फिल्म स्टार से लेकर दीवानगी के नाम पर इस तरह की सनक थिएटर में मौजूद हर शख्स की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। इसीलिए थिएटर में आतिशबाजी की घटना को फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने भी पागलपन का नाम दिया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसे के बाद सबक लेने से बेहतर क्या होता है? बेहतर होता है कि ऐसे उपद्रवों और उत्पात मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कड़ी कार्रवाई या बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे ही जब भी कोई बड़ी या नामचीन फिल्म रिलीज होगी तो सिनेमा घरों में यही सब होने लगेगा, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है। वैसे पटाखों की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि कल रात से मुझे जो है ना, बहुत सारे लोगों ने पटाखे जलाने के वीडियो शेयर किए, सोसाइटी हो या फिर बड़ी बड़ी कॉलोनियां। मुझे लगातार कल रात इतने पटाखे छूटने की खबरें आई जितने शायद पिछले 2-3 साल में कभी नहीं जले होंगे। आपने क्या किया? दिवाली पर पटाखे जलाए ना? अपने मन से पूछिए कितने बजे तक जलाए? आतिशबाजी, रॉकेट, अनार, स्काई शॉट्स, 1000, 2000, 5000 ऐसी लड़ियों का कंपटीशन भी लड़ा होगा आप में से बहुत सारों ने। प्रदूषण पर हम सरकारों को कोसते हैं। मैं तो पिछले 2 हफ्ते से सवाल पूछ रहा हूं सरकारों से, लेकिन कसर हमने भी नहीं छोड़ी। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बैन था, लेकिन माना किसने? रात पटाखे छोड़े गए, सुबह हो गई, फिर पोल्यूशन का स्तर वहीं चला गया। जो आसमान दिवाली से पहले साफ हो गया था, वो दोबारा धुएं और धूल से धुंधला हो गया। भगवान की कृपा और दिल्ली वालों के भाग्य में बारिश हुई। पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पटरी पर लौट आया था, लेकिन दिवाली के जोश में ऐसी आतिशबाजी हुई कि कुदरत के किए कराए पर इंसानों ने खुद ही पानी फेर दिया। जो बारिश हुई है उससे आसमान साफ था, लेकिन जो ये पटाखे लगे हैं इससे प्रदूषण बढ़ा है। सांस लेने में घुटन होती है और आंखों में देखने में भी थोड़ा सा दर्द होता है। आंखों में जलन हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और ये पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा सर्दी और गले में भी दर्द होता है। धज्जियां उड़ाने की कहावत तो आपने सुनी होगी, आंखों से देख भी लीजिए धज्जियां उड़ती कैसे हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। साफ साफ कहा था पटाखों पर पूरे देश में रोक है, लेकिन पटाखों के बाजार लगे, लोगों ने भरपूर पटाखे खरीदे भी। पटाखों के बाजार में आग लग गई, न किसी ने रोका न किसी ने टोका। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलाए गए और जिसको रात भर लोगों ने महसूस किया। जिन्होंने पटाखे नहीं जलाए और रात भर बेचैन थे कि ये सबको डर था कि इतने पटाखे जल रहे हैं तो प्रदूषण का स्तर जो है सुबह बढ़ेगा, और उसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, दिवाली के बाद मुंबई की हवा भी खराब है। यहां भी पटाखे खूब जलाए गए। अब ना आसमान साफ दिख रहा है और ना ही समंदर। बहुत खराब है और पटाखे 3 बजे तक फूटते थे। सब लोग सुबह घूमने को यहाँ आते हैं, पोल्यूशन से बचते थे। हमने को चलने को भी बहुत तकलीफ होती है, श्वास लेने को तकलीफ होती है। तो मेहरबानी करके पोल्यूशन को आप खुद हर एक आदमी ने सोचना है कि पोल्यूशन नहीं करने का। पटाखों से यूपी के कई शहरों का भी बुरा हाल है।
राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी और आगरा से लेकर कानपुर तक माहौल में धुआं है और आसमान धुंधला। इस वक्त दिवाली अभी भी होके गुजरी है, तो इस वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। ताजमहल दिख नहीं पा रहा है, धुंध हो रही है, मुसाफिर भी खुश होकर नहीं जा रहा है। क्रैकर्स ये दिवाली के बाद जो पटाखे और ये सब हुआ है, उसके बाद से आप देखें कितनी धुंध हो गई है। बहुत भीषण आतिशबाजी हुई है हमारे कानपुर में, यशोदा नगर में। सुबह 4 बजे तक आतिशबाजी लोगों ने करी हुई है। सांस लेने में भी परेशानियां होती है। जिन्हें पटाखों से परहेज है वो ज्यादा परेशान है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। परेशानी उन्हें भी होगी जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते पटाखे फोड़े। दिवाली से पहले प्रदूषण के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन देश भर से दिवाली के आफ्टर इफेक्ट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद साफ है कि कोई अकेला कसूरवार नहीं है। प्रदूषण के लिए हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकारें। अब देखिए प्रदूषण की गड़बड़ कैसे हुई। दिल्ली से ठीक पहले 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफ़ी सुधार हुआ, उसमें गिरावट आ गई और हमारे आपके अलावा कई राज्यों की सरकारों को भी ये राहत भरी खबर थी, क्योंकि अफसर सुप्रीम कोर्ट में डांट खाने से बच गए। शनिवार को दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 था, नोएडा का 156 था, गाजियाबाद का 160 था, गुड़गांव का 199। और रविवार को देखिए कि दिवाली से ठीक पहले, ये शनिवार का बताया, रविवार का देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को भी ठीक रहा, क्योंकि तब तक पटाखे नहीं जलाए गए थे। रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा साफ हो गई। दिल्ली का AQI 218 था, नोएडा का 189 189 था, गाजियाबाद का 186 था, गुड़गांव का 193 था, फरीदाबाद का 172 था। लेकिन रविवार रात जब दिवाली का जश्न शुरू हुआ, पूरे एनसीआर में यानी दिल्ली और एनसीआर में लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू किए। भाई साहब कमाल के पटाखे फोड़े आपने। अब देखिए दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक और पूरे एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया। प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सोमवार सुबह दिल्ली का AQI क्या हो गया? 358, जो 200 को क्रॉस नहीं कर रहा, 358 हो गया। नोएडा का 363 हो गया, गाजियाबाद का 329 हो गया, गुड़गांव का 349 हो गया और फरीदाबाद का 370 हो गया। यानी कोई 200 से नीचे आया ही नहीं, ऑलमोस्ट डबल। नवंबर तेजी से निकलता जा रहा है, लेकिन दिल्ली की हवा को सुधरने के लिए जो ठोस काम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा। पब्लिक खुद भी कहां मान रही है। आप खुद अपनी समस्या को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो सरकार पर भी गंभीरता से काम करने का दबाव नहीं बढ़ता है। वैसे दिल्ली की हवा की बात कर लें तो पानी का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे आबो हवा दोनों बेहद खराब हैं। ये यमुना की तस्वीर अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पानी कितना गंदा हो चुका है। कुछ दिनों बाद ही छठ का पर्व है। इसी यमुना के गंदे पानी में लोग पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यमुना को 5 साल में साफ करने के दावे हुए थे, क्योंकि काम से ज्यादा यहां टकराव होता रहता है। चलिए दिवाली हो गई, पटाखे छोड़ लिए, पोल्यूशन बढ़ाकर हल्की फुल्की ठंड भी हो गई है। अब सुबह सुबह धुंध भी दिखने लगी है, मौसम भी बदल रहा है ना। कोहरे में सड़कों पर हादसे भी होते हैं। ये हादसे शहर के आसपास हाईवे पर ज्यादा होते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में कम विजिबिलिटी की वजह से 8 से 10% तक रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार नवंबर की 13 तारीख को ही धुंध की वजह से कई जगह सीरियस एक्सीडेंट हुए। सुबह सवेरे इस कोहरे में सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का नतीजा देख लीजिए। सफेद रंग की एक कार कैसे कचूमर बन गई। कार के आगे का हिस्सा ट्रक में घुसकर तहस नहस हो चुका है। पिछले हिस्से का पुर्जा बिखर चुका है। ट्रक से टकराई इस गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ऐसी 1-2 गाड़ियां नहीं हैं, चंद मिनटों और घंटों के अंदर 100 गाड़ियां टकराई हैं। करीब 13 किलोमीटर एरिया में ये हादसे हुए। किसी का बोनट धंस गया, किसी गाड़ी का आधा हिस्सा डैमेज हो गया।
कुछ गाड़ियां आगे से पूरी तरह बर्बाद हो गई। ਇਹ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। गाड़ी छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर खन्ना के नजदीक यूं ही कोहरे के कहर से उनकी रफ्तार ठहर सी गई। दरअसल सुबह घनी धुंध थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, बस ट्रक कार ट्रॉली सब हादसे के शिकार हो गए। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਧੁੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੁੰਦ ਵਧਣੀ ਆ, ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ग्रीनलैंड होटल के पास दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां टकराई। थोड़ी दूर गुलजार कॉलेज लिबड़ा के पास कई गाड़ियां भिड़ गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਸਕਿਡ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। धुंध अभी से इतनी घनी होने लगी है कि थोड़ी दूर तक भी साफ साफ नहीं दिख रहा। ऐसे में जब लोग अपनी कार को बेहिसाब रफ्तार से भगाते हैं तो ऐसे ही हादसों का शिकार बनते हैं। एक्सीडेंट के चलते जीटी रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। अभी तो सर्दी शुरू हुई है, कोहरे ने दस्तक दी ही है और धुंध में लिपटी सड़कों पर मौत की टक्कर शुरू हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी से चलें ताकि मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे। इस बार जिस तरह से पंजाब के खन्ना में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर सीरियल एक्सीडेंट हुए हैं, उसी तरह ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भी हर साल धुंध की वजह से हादसे होते हैं, लोगों की मौत होती है, वाहन सवार जख्मी होते हैं और बड़ी तादाद में गाड़ियों को भी नुकसान होता है। खराब मौसम से ड्राइविंग करना बड़ा जोखिम भरा होता है, खासकर घने कोहरे में गाड़ियों की टक्कर की आशंका हमेशा बनी रहती है। कम विजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुका है। 2021 में देश में 4,12,432 हादसे हुए और इनमें से फॉग की वजह से यानी धुंध की वजह से 28,334 दुर्घटनाएं हुई। 2021 में देश में एक्सीडेंट की वजह से इसी वजह से 1,53,972 लोगों की मौत हुई। इसमें से धुंध की वजह से हुए एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या कितनी थी? 13,372। अगर 2022 की बात करें तो देश में 4,61,312 सड़क हादसे हुए। इनमें से 34,262 रोड एक्सीडेंट फॉग की वजह से हुए। 2022 में देश में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई। इसमें से 14,583 लोग ऐसे ही थे जिनकी धुंध की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जान चली गई। आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो 2021 की तुलना में 2022 में 12% ज्यादा सड़क हादसे हुए, मगर धुंध की वजह से हादसे बढ़े हैं। फॉग की वजह से 2021 की तुलना में 2022 में 18% ज्यादा एक्सीडेंट हुए। जाहिर है कि ये आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस तरह के हादसों से बचना कैसे है। बचना कैसे आप सुनिए। गाड़ी चलाते समय सड़क पर नजर रखनी है, गाड़ी को तेज रफ्तार से नहीं चलाना जब मौसम खराब हो, विंटर टायर का इस्तेमाल करना है, अपनी कार में फॉग लाइट जरूर लगवानी है, लेकिन स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी IRF के 2018 में केंद्रीय मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें गौर करें तो उसमें क्या क्या कहा गया था? सभी गाड़ियों में आगे और पीछे फॉग लाइट अनिवार्य कर दी जाए, लेकिन इस बार ज्यादा काम नहीं हुआ, इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में। पहले उत्तरकाशी का हादसा, फिर एक्सीडेंट की तस्वीरें देखी आपने, बीच में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। लेकिन इन बुरी खबरों के साथ साथ अब एक शानदार खबर आपको दिखाते हैं दिवाली को लेकर, और सीधी तस्वीर अहमदाबाद की है। एक शख्स सड़क किनारे सो रहे लोगों के पास कुछ रख रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, जो सड़क किनारे सो रहे गरीबों के सिराने रुपए रख रहे हैं ताकि ये गरीब लोग अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना पाएं।
गुरबाज से सभी सेलिब्रिटीज़ को और बाकी खिलाड़ियों को भी सबक और सीख लेनी चाहिए। चलिए, अब वक्त हो गया है जिसका आपको इंतज़ार रहता है कमेंट्स देखने का। क्या कमेंट्स दिए हैं आपने, देख लें। सतीश जी क्या लिखते हैं, लोगों को आदत पड़ चुकी है फ्री की। जो वाकई गरीब हैं उसको फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन जो गरीब नहीं है उसका क्या। सही बात है, ये फ्री का चक्कर बहुत चल रहा है। ये पॉलिटिकल लोगों ने चुनाव के चक्कर में बहुत फ्रीबाजी कर दी है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान भी होने लगे हैं। लेकिन अब आपको मुझे इजाज़त देनी होगी क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया। कल 9 बजे फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मौसम कुछ ऐसा है कि आपने कोई भी एहतियाती तौर पर ऐसा कदम नहीं उठाना कि आपकी सेहत से खिलवाड़ हो किसी भी तरह से। प्रदूषण का भी ध्यान रखना है। कल रात फिर 9 बजे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।